सिंह वर्मन की हत्या के बाद उसका पूरा कुनबा बौखलाया हुआ था। नैना के प्रहार से घायल देव वर्मन अभी भी बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने काला तेंदुआ के आदेश को न मानते हुए अपनी छोटी बहन मेनका को अपनी बड़ी बहन और वत्सल साम्राज्य के युवराज की पत्नी हेमा से मदद हासिल करने के लिए वत्सल की राजधानी भेज चुका था। वत्सल की राजधानी गई मेनका ने अपनी बहन से नैना को तुरंत अपने सामने पेश करने का शाही आदेश भी जारी करवा लिया था। उधर अपने दादा की मृत्यु की खबर इतने विलंब से मिलने की वजह से गुस्से में भरी हेमा वत्सल साम्राज्य के दरबार में पहुंच जाती है। अपनी बहू और बेटे से बातचीत के बाद वत्सल साम्राज्य के सम्राट ने अभी कुसान राज्य जाने का फैसला किया ही था, तब तक वहां द्वापर साम्राज्य का राजकुमार श्रीपद भी आ पहुंचता है। श्रीपद को अचानक राज दरबार में देख उम्रत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो चीखते हुए कहता है, खामोश श्रीपद, मैंने तुम्हें वहां तो छोड़ दिया था, लेकिन इस तरह मेरे राज दरबार में आने और मेरे परिवार के आंतरिक मामलों में बोलने के लिए आज मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। गुस्से से भरी ओमव्रत की आंखों को देख श्रीपद मुस्कुरा रहा था। वो वत्सल साम्राज्य के सम्राट विरधव्रत की ओर देखते हुए कहता है, आपके पारिवारिक मामले में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे आपको सलाह देनी पड़ी। इतना कह श्रीपद चुप हो जाता है। श्रीपद की इन बातों को सुन ओमव्रत कुछ बोलता उससे पहले ही विरधव्रत ओमव्रत की ओर देखते हुए कहता है, राजकुमार श्रीपद यहां मेरी अनुमति से बता रहे हैं, ये बिना बुलाए यहां नहीं आए हैं। इतना कह वो अपनी बहू हेमा की ओर देखता है। हमें कुछ जरूरी चर्चा करनी है बहू, तुम्हारे दादाजी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम अपने कक्ष में जाओ। राज दरबार में आने के साथ श्रीपद ने जो कहा था वो अभी भी हेमा के दिमाग में घूम रहा था, लेकिन सम्राट के आदेश के बाद उसके पास कमरे के भीतर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। श्रीपद और ओमव्रत को घूरते हुए हेमा अपने कमरे के भीतर चली जाती है। हेमा के कमरे के भीतर के जाने के साथ ही सम्राट विरधव्रत श्रीपद की ओर देखते हुए कहता है, द्वापर साम्राज्य के राजकुमार श्रीपद, कहो तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ? मैंने तो सोचा था कि तुम यहां अपने पिता की तरफ से अपना साम्राज्य मेरे हवाले करने आए, लेकिन तुम तो उल्टा मेरे ही परिवार के निजी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो। विरधव्रत की बातों को सुन श्रीपद मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो अभी युवराज भी नहीं बनाऊं सम्राट, जो मैं राजपाट की बात कर सकूं। मैं तो बस आपके साम्राज्य की भलाई के लिए आपको नैना से दूर रहने की सलाह देने आया था। श्रीपद की इन बातों को सुनने के साथ ही शांति से खड़े ओमव्रत का धैर्य जवाब दे देता है। वो गुस्से में चीखते हुए कहता है, वत्सल साम्राज्य के राजदरबार में खड़े होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जो तुम हमें चेतावनी दे रहे हो? अगर सम्राट ने इशारा किया तो इसी क्षण मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। हमेशा गंभीर रहने वाला ओमव्रत आज बात बात पर उखड़ पड़ रहा था। ओमव्रत की आंखों से बरसते अंगारों को देख श्रीपद मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूं युवराज, वैसे तो मैं बस सलाह दे रहा हूं, इसे मानना या ना मानना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। श्रीपद की इन बातों को सुन सम्राट विरधव्रत कुछ सोचते हुए कहता है, राजकुमार श्रीपद, उस लड़की में ऐसी क्या खास बात है जो उसकी पैरवी के लिए तुम इस तरह दुश्मन देश के राज दरबार में भी चले आए? उसने मेरे पुराने वफादार सिंह वर्मन की हत्या की है, वो हमारे संबंधी भी थे। ऐसे में उस हथियारी लड़की को हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे लिए मृत्यु का बदला लेना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतना कह विरधव्रत श्रीपद की ओर देखने लगता है। विरधव्रत की बातों को सुन श्रीपद उससे कहता है, सम्राट, हमारे साम्राज्यों के बीच दुश्मनी है ये मैं जानता हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है आप अपनी प्रजा के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। सिंह वर्मन की जिस दिन प्रतियोगिता में हत्या हुई थी उस दिन वहां बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। वहां पर नियम तोड़े जा रहे थे और एक उभरती हुई प्रतिभा नैना को दबाने की काफी कोशिश की जा रही थी। यही सब सिंह वर्मन की हत्या का कारण बने। मैं चाहता हूं कि आप नैना को एक और मौका अवश्य दें। मुझे लगता है युवराज ओमव्रत भी इसके पक्ष में होंगे। इतना कह श्रीपद ओमव्रत की ओर देखने लगता है। श्रीपद की बातों को सुन ओमव्रत उसकी ओर देखते हुए कहता है, मेरे साथ शब्दों की कलाबाजी मत खेलो श्रीपद। उस लड़की को माफी सिर्फ एक ही शर्त पर मिल सकती है और उसके लिए उसे मेरी शर्त माननी होगी। इसके अलावा उसे किसी भी शर्त पर माफी नहीं मिलेगी। ओमव्रत से इतना सुन विरधव्रत चौंक जाता है। ओमव्रत से कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो ओमव्रत? उस लड़की को हम किसी भी कीमत पर माफी कैसे दे सकते हैं? अपने पिता की बातों को सुन ओमव्रत उसकी ओर देख कहता है, चौंकिए मत पिताजी, मेरी शर्त के पीछे साम्राज्य की भलाई छिपी हुई है। अगर सब कुछ मेरे विचारों के हिसाब से होता है तो महायुद्ध को हम आसानी से जीत सकते हैं। हमारे योद्धाओं की और कुर्बानी नहीं होगी, इससे हमारा साम्राज्य अजय हो जाएगा। महायुद्ध के खत्म होने की बात जानने के साथ ही विरधव्रत के लिए अब बहुत कुछ जानने को बचा नहीं था। अपने बेटे से इस बात को सुनने के बाद विरधव्रत एकटक निगाहों से बस उसे निहारते रह जाते हैं। उसके मुंह से आगे कुछ भी नहीं निकलता है। पिता पुत्र की इस बातचीत को सुन श्रीपद भी चुप था। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद श्रीपद ओमव्रत की ओर देखते हुए कहता है, जिसे आप अंत समझ रहे हैं वो बर्बादी की शुरुआत होगी युवराज। महायुद्ध तो हर साम्राज्य लड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि उसे जीतने के लिए हम और भी ज्यादा खतरनाक तरीका इस्तेमाल करें। यह बर्बादी होगी युवराज। सम्राट, आप युवराज को रोकिए। श्रीपद की इन बातों का अब विरधव्रत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था।
उसकी बातों को सुन विरध व्रत कहता है, अगर ओम के पास इस महायुद्ध को रोकने का कोई उपाय है तो फिर मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि वो इसमें किसका इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुझे बस युद्ध के रुकने से मतलब है। विरध व्रत से यह सुनने के बाद ओम व्रत के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान उभर आती है। उधर विरध व्रत की बातों को सुन श्रीपद शांत था। नैना को ओम की बातों में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर इसे महाराज का समर्थन मिल गया तो ये उस पर दबाव बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे अब कोई भी कदम उठाने के लिए ओम व्रत की अगली चाल की प्रतीक्षा करनी होगी। यही सोचते हुए श्रीपद ओम व्रत से कहता है, ओम व्रत, अगर नैना अपनी मर्जी से तैयार होती है तब ठीक है, वरना उसके साथ जबरदस्ती करने वालों को जो सजा मिलेगी उसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इतना क्या श्रीपद राज दरबार से निकल जाता है। उधर श्रीपद ओम व्रत और विरध व्रत की इस बातचीत को छिपकर कोई और भी सुन रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि खुद हेमा थी। ओह, तो मेरे पति ने नैना के सामने कुछ और ही प्रस्ताव रखा है। कोई बात नहीं, मैं भी सिंह वर्मन की पोती हूं। मेरे खेल में ये लोग ऐसे उलझेंगे कि उस नैना को मृत्यु के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। इन्हीं बातों को सोचती हुई हेमा अपने कक्ष की ओर बढ़ जाती है। श्रीपद के जाने के साथ ही विरध व्रत अपने बेटे ओम व्रत से कहता है, तुमने क्या सोचा है ओम? तुम क्या करने वाले हो? पिता के सवाल को सुन ओम उससे कहता है, मैंने नैना के सामने एक प्रस्ताव रखा है। नैना उस प्रस्ताव को मान ले, इसी में सभी की भलाई है। साम दाम दंड या भेद, हमें किसी भी तरीके से नैना को इस प्रस्ताव पर मानने के लिए राजी करना ही होगा। बेटे के जवाब को सुन विरध व्रत उससे कहता है, महायुद्ध रोकने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वैसे अगर हम उस लड़की को अभी सजा नहीं देने वाले हैं तो हमारा कुसान राज्य जाना सही नहीं होगा। बहू को अकेले कुसान भेज दो और मेरे आदेश से देव बर्मन को अस्थायी राजा नियुक्त कर दो। सेनापति अमात्य तथा महामंत्री जयराम के सहयोग से वो शासन करेगा और मेरे वहां आने तक सब कुछ इसी हिसाब से चलेगा। सम्राट विरध व्रत का आदेश मिलने के साथ ही ओम व्रत वहां से चला जाता है। वत्सल साम्राज्य के राज दरबार से निकलने के बाद श्रीपद जैसे ही वहां की मुख्य सड़क पर पहुंचता है, उसकी मुलाकात अपनी सेविका जया से होती है। जया से मिलते ही श्रीपद उससे कहता है, जया, तुम अभी तक कहां थी? तुम्हारे विलंब करने की वजह से मैं उन्हें आधी अधूरी बात समझा कर आया हूं। यह कहते हुए श्रीपद के चेहरे पर गुस्सा तो नहीं था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत जरूर हो गया था। श्रीपद की बातों को सुन जया अपनी आंखें नीचे करते हुए कहती है, वो मुझे माफ कीजिएगा राजकुमार, आवागमन में थोड़ी कठिनाई होने की वजह से मुझे यहां तक पहुंचने में समय लग गया। जया का जवाब सुन श्रीपद उस पर कोई प्रतिक्रिया दिए बिना उससे आगे कहता है, क्या देव वर्मन तक संदेश पहुंच गया? नैना के लिए कुसान में आगे कोई मुसीबत तो उत्पन्न नहीं होगी ना? श्रीपद के सवाल को सुन अपनी नजरों को नीचे झुकाए हुए जया उससे कहती है, जी राजकुमार, मैंने काला तेंदुआ के संदेश को सही तरीके से उन तक पहुंचा दिया। अब उनकी तरफ से कोई गुस्ताखी की उम्मीद तो नहीं है। वहां के सभी मंत्री भी मेरी धमकी को सुनने के बाद देव वर्मन का साथ छोड़कर वहां से चले गए थे। जया का जवाब मिलते ही श्रीपद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन यह मुस्कान तुरंत ही गायब हो जाती है। वो बेहद ही गंभीरता के साथ जया से कहता है, हमने नैना के ऊपर कुसान राज्य में उत्पन्न हुए खतरे को तो रोक दिया है, लेकिन ओम व्रत का खतरा अभी भी उसके ऊपर मंडरा रहा है। श्रीपद की इस बातों को सुन जया उससे कहती है कि क्या हुआ राजकुमार श्रीपद, आप इतने चिंतित क्यों हैं? हम इस खतरे को भी रोकने के लिए कुछ न कुछ कर ही लेंगे। जया की इस बात को सुन श्रीपद अपनी गंभीर आवाज में उससे कहता है, प्रताप के लिए मुझे किसी भी हाल में नैना की रक्षा करनी होगी जया, उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। श्रीपद की बातों को सुन जया चुप खड़ी थी। क्या है प्रताप और श्रीपद का रिश्ता जिसके लिए श्रीपद नैना को किसी भी कीमत पर खतरों से बचाने के लिए तैयार है? क्या नैना मानेगी ओम व्रत की बात या हेमा का फरमान उसके लिए खड़ा करेगा कोई नई मुसीबत?